नहीं, अंग्रेजी में, तनख्वाह अंग्रेजी मिलता था। तो मैं अंग्रेजी में सोचता था, अंग्रेजी में बोलता था, अंग्रेजी में लिखता था, सब कुछ मेरे इंग्लिश में ही था। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम रिपोर्टर्स टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिपोर्टर्स जो हर बार आपके मुद्दे को, आपकी बातों को, आपका सरोकार लेते हुए काम करते हैं, जो ऐसे लोगों तक पहुंचते हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आज हम ऐसे ही लोगों से बात करेंगे अपने कार्यक्रम के माध्यम से। तो आज हमारे साथ प्रदेश के ही नहीं, देश के जाने माने पत्रकार प्रकाश चंद्र होता जी हैं। तो उनसे आज हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने अपनी इस पूरी जर्नी की शुरुआत कैसे की थी, कौन से ऐसे खूबसूरत पल रहे बतौर पत्रकार और कौन से ऐसे चैलेंजेस रहे बतौर पत्रकार इनके जीवन में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम में। तो पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा, क्योंकि पत्रकारिता तब भी बहुत चैलेंजिंग था, आज भी बहुत चैलेंजिंग है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? दरअसल दो बातें थी। पहली बात यही थी कि मुझे शुरू से इच्छा ही था कि फौज पे जाऊँ जी। और एनसीसी में मैं था, सर्टिफिकेट ए है, बी है, सी है। मैं बेस्ट फायरर था, बेस्ट शूटर था, बेस्ट कैडेट था जी। काफ़ी कुछ लगन थी, लेकिन फौज पे मैं जो बनना चाहता था वो नहीं बन पाया। उससे कम की सिलेक्ट हुई तो मैं नहीं गया। ठीक है। तो मुझे इच्छा थी कुछ ऐसा करूं जो इंडिपेंडेंट भी हो और लोगों के हित का हो, देश के हित का हो। मैं किसी का नाम सजेस्ट करने, मैं किसी बड़े संपादक के पास मिलने गया। मैं जब उनसे मिला तो मैं बोला कि ऐसी ऐसी बात है और वहाँ पे काफ़ी खबरें हैं और आप क्यों एक अच्छा आदमी को नहीं रखते। और मैंने किसी का नाम सजेस्ट किया। बोले आप क्यों नहीं बन जाते। तो मैं बोला मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं किसी और के लिए आया हूँ। और उनको रख लिए, वाकई बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। गया, बात किया, लेकिन उन्होंने मुझे चुन लिए। तो कुछ दिन बाद मैंने कुछ एक स्टोरियाँ थी, अच्छे से मैंने कवर की। उसके बाद जैसे होता है, कुछ लोगों ने शिकायत की उनसे कि मैं शायद झूठ बोला हूँ या जो भी है, अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो एक दिन मुझे बुलावा आया, मैं गया उनसे मिलने, संपादक से। तो मुझे बोले, मैंने कहा मैंने सुना है मेरे नाम पे कुछ शिकायतें हुई है कि मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। बोले दरअसल बात वो नहीं है, बात यह है कि हम आपके काम से ज़्यादा खुश हैं, आपको आपका दायरा बढ़ा देते हैं और आपका पद भी बढ़ा देते हैं। ओके, वाओ। तो मैंने उस दौरान एक खबर, बड़ी कार्रवाई हो गई, वो बहुत बड़ी खबर थी, तहलका मच गया। इंडियन एक्सप्रेस के एक बड़े अधिकारी मुझसे मिलने आए। बोले आप हमारे साथ क्यों नहीं काम करते। तो मैं बोला आप मुझे जानते हैं। तो मेरा वो आर्टिकल उन्होंने हाथ पर रख के बोले मुझे आपको जानना नहीं है, ये आर्टिकल बता रही है, आप कौन है। तो ये है खोजी पत्रकार की पहली चीज, कह सकते हैं कि भाई आपने पहले ही जॉब में कुछ ऐसा परफॉर्मेंस किया कि अर्लियर टाइम पे गॉट प्रमोशन एंड दैट एक अनदर लेवल ऑफ न्यूज़पेपर जिन्होंने आपको हाथों हाथ जी कह सकते हैं आप। मुझे वाकई आज भी वो पल याद है। प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक में आए हैं, तो ये कैसी चीजें हुई? स्टार्टिंग प्रिंट रहा, फिर आप लंबे समय तक पीटीआई में भी रहे, दिल्ली में रहे, फिर वहां से फिर रायपुर आना हुआ आपका, ये कैसा क्या कनेक्शन था? देखिए, पत्रकारिता चार विधा है। प्रिंट है, टेलीविजन है, डिजिटल है और न्यूज एजेंसी है। मेरे करियर की शुरुआत थी पीटीआई प्रिंट से जी। फिर मैं इंडियन एक्सप्रेस में था और आईएमसी में मुझे लगा कि मेरे पास एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी भारतीय जनसंचार संस्थान पे पढ़ने के लिए आवेदन किया, सेलेक्ट हुआ, कोर्स ख़त्म किया। उस दौरान उसके तुरंत बाद मैंने दूरदर्शन, उस वक्त प्राइवेटाइज हो रहा था, एक सज्जन मुझे ऑफ़र किए, बोले आप हमारे साथ काम करना कभी चाहेंगे। मैं पढ़ाई कर रहा था तब, और मुझे विजिटिंग कार्ड दिए, बोले अगर कभी भी आपको लगे टेलीविज़न में काम करने का तो मेरे पास आना। तो एक दिन मैं कोर्स ही ख़त्म हुआ था, मैंने जर्नलिज्म किया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म का भी कोर्स किया है, थिएटर का भी आर्टिस्ट में रहा हूँ, एमेचर थिएटर आर्टिस्ट रहा हूँ। तो मुझे लगा एक बार हाथ क्यों ना आजमाया जाए तो टेलीविज़न में। तो पीटीआई में मैंने 14 साल काम किया, फिर किसी भी छत्तीसगढ़ बना, मैं छत्तीसगढ़ आ गया। छत्तीसगढ़ में मैंने लंबे समय से, मतलब तब से जिस दिन से स्टेट बना मैं तब से आज तक हूँ। बीच में मैंने पीटीआई छोड़ दिया, मुझे लगा कि वही काम मैं रोज कर रहा हूँ, कुछ अलग करना चाहिए।
मैं पीटीआई छोड़ दिया। फिर एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है एएफपी, एजेंस फ्रांस प्रेस, हाँ, मैं वो पेरिस हेडक्वार्टर है उसका, हाँ, मैं उस पे ज्वाइन किया। ओके, उनके लिए 6 स्टेट के लिए भी मैं खबरें भेजता रहा। फिर मुझे बीच में कुछ अपना भी मैंने स्टार्ट किया अपना काम। उसी बीच में मुझे ऑफर आया टेलीविज़न का। मैंने कहा मैं हिंदी पत्रकारिता कभी नहीं की है, मुझे हिंदी का कोई ज्ञान भी उतनी नहीं है। तो बोले हमारा ना मेरी मातृभाषा है ना मेरी पितृभाषा है, तो ये मेरे लिए बहुत कठिन है हिंदी में काम करना। और मुझे तनख्वाह तो अभी तक अंग्रेजी का ही मिल रहा था, तो मैं सोचता भी था अंग्रेजी में, तो ये बड़ा कठिन था। हम सब अपनी मातृभाषा में सोचते हैं। लेकिन ये एक पत्रकार के मुंह से सुन के बड़ा अजीब लग रहा है कि मुझे अंग्रेजी की पत्रकारिता के लिए तनख्वाह मिलती थी। तो क्या ये भाषा वाला फाउंडेशन था, क्या था ये? नहीं, मैं जब काम करता था मैं पीटीआई में काम करता था। पीटीआई अंग्रेजी की संस्था हाँ। है। उसके बाद जब मैं एजेंस फ्रांस में एएफपी में आया, हाँ। वो भी इंटरनेशनल संस्था थी, मैं उस पर भी अंग्रेजी में काम अंग्रेजी में किया। काम किया। तो जहाँ जहाँ आप अगर जब अंग्रेजी में काम करेंगे तो आपको तनख्वाह उसी का मिलेगा। दूसरी बात है, देखिए जब आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं हाँ, तो उस भाषा पे आप अपने आप को सोचना भी स्टार्ट करें। जी, हम अक्सर अपनी हिंदी भाषा में या मातृभाषा में हम सोचते हैं, तो मैं अंग्रेजी में सोचता था। अंग्रेजी या उड़िया? नहीं, अंग्रेजी अंग्रेजी, में, सिर्फ अंग्रेजी। तनख्वाह अंग्रेजी मिलता था, तो मैं अंग्रेजी में सोचता था, अंग्रेजी में बोलता था, अंग्रेजी में हाँ। लिखता था, सब कुछ मेरे इंग्लिश में ही था। हाँ, जब मुझे ऑफर आया हिंदी का, तो मैं पहले राउंड पे बोल दिया मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए कठिन है। हाँ, क्योंकि मैं हिंदी पे मैं कभी काम नहीं किया सिवाय मेरे दस्तखत के, हाँ, और मैं पढ़ना जानता था, लेकिन पढ़ना और पढ़ाना दोनों में फ़र्क है। तो ये बात हुई। तो जैसे मैंने इनसे बात की तो वो बोले आपको खबरें थोड़ी लिखनी है, हाँ, यू विल बी द बॉस, यू विल बी डिसाइडिंग, यू विल बी द मैनेजिंग द थिंग्स। हाँ। आपको ऐसा नहीं कि खबर लिखना है। तो मैं ना करते फिर हाँ बोला, फिर ज्वाइन किया। फिर मुझे लगा ना, हिंदी सीखनी चाहिए, क्योंकि जब मैं हिंदी चैनल में काम करूँगा और हिंदी नहीं आ रही है तो लोग मुझे हंसेंगे। नो डाउट लोग हंसते थे मेरे पे। मैं जब पहले हिंदी बोलता था, आज भी मेरी हिंदी ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से शुद्ध है, लेकिन बाबूलाल जी शर्मा हो, रविकांत जी कौशिक हो, कई ऐसे लोग थे जो मुझे हिंदी, और मैं एक चीज़ कहूँगा, हाँ, छत्तीसगढ़ी में मैं सीखा, तो वो भी मेरे उस वक्त के गुरु थे रविकांत कौशिक जी। मैं उनसे कहता था महाराज छत्तीसगढ़ी में बोला सिखा दे, कैसे गोट बात करते। वो सारी बातें जो, देखिए आप जब तक अपने अंदर की झिझक को नहीं छोड़ेंगे, हाँ, जब दूसरे शब्दों में कहूँ जब तक बेशरम नहीं बनेंगे, आप कोई चीज़ सीख नहीं पाते। जी, आप जब तक ये सोचते रहेंगे सही होगा गलत होगा, कभी नहीं हो पाएगा। जी, तो लोग जो मुझे हंसते थे, मेरे कई मित्र हैं जो मेरी हिंदी पे हंसते, तो मैं कहता था आपकी अंग्रेजी और मेरी हिंदी एक जैसी है। लेकिन अब जो बड़ा प्रश्न आता है, इन ऊंचाइयों के लिए आपने बहुत सारा परिश्रम किया होगा। इन परिश्रमों में कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जो आपको एकदम लगता होगा कि वाह, ये मैंने स्टोरी की थी। देखिए ऐसे तो 2-3 किस्से हैं। बेवकूफ़ी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। बेवकूफ़ी इसलिए कहूँगा कि हम सोच के कभी स्टोरी को ब्रेक नहीं करते कि ये बहुत बड़ी खबर मेरे हाथ है। हाँ, स्टोरी मैंने किया, हाँ, तो 2-3 स्टोरी थी मेरी सीरीज में थी। एक स्टोरी थी मैंने किया, उस वक्त दिल्ली में मेरी पोस्टिंग थी, मैं डिफेंस पे लिखता था। मैंने स्टोरी करने के दूसरे दिन जब ऑफिस में आया तो हर कोई मुझे देख के मुस्कुराने लगा ऑफिस में, पीटीआई हेड ऑफिस में। और कुछ लोग बोले अरे वाह क्या बात है। मुझे लगा शायद कोई गलती हो गई है मुझसे। ओके, मैं बोला कोई खबर ऐसी है जो शायद मैंने गलत लिख दी है या गलती हो गई है मेरे हाँ। से, जिसके लिए सब अपने ढंग से मजाक उड़ा रहे हैं मेरे। मैं चुपचाप गया, सर झुका के काम कर रहा हूँ। मेरे बॉस का फोन अंदर से मैसेज आया कि मैं जैसे गया, बोले बधाई हो। बोला सर, बोले वो खबर जो आपकी थी बहुत बेहतरीन है। मैं बोला नहीं समझा सर। बोला कोई गलती हो गई क्या? बोले हाँ गलती तो हुई है। मैं बोला जैसे? मैं अगली बार नहीं करूँगा सर। बोले नहीं अगली बार भी यही गलती करनी। बोला जैसे? बोले 13 पेपर पे फ्रंट पेज पे आपकी खबर छपी है। ओके, दिल्ली के हर अखबार के हाँ, फ्रंट पेज पे हाँ, मेरी न्यूज छपी थी। हिंदू को छोड़ के बाकी सभी लोगों ने मेरे बायलाइन दिए थे। ओ, तो मुझे लगा वाह ये तो बहुत बढ़िया। एक और ये खबर डिफेंस पे थी। डिफेंस पे थी, भारत अग्नि मिसाइल पे काम कर रही है, मेरी स्टोरी थी। अगला स्टोरी मेरा था भारत एटम बॉम्ब पे काम कर रही है। ओके,
कभी भी ब्लास्ट कर सकती है। मेरा स्टोरी अप्रूव के लिए मेरे एडिटर जो थे, मेरे जो बॉस थे, आजकल न्यूयॉर्क में है अरुण कुमार, उनके पास था और उसी में आया मैसेज कि भारत ने दूसरा पोखरण किया है। ये उस टाइम की बात है। ये उस टाइम की बात है। तो अग्नि मिसाइल पे मेरा स्टोरी था। तो वो जब स्टोरी हुआ उसके बाद दूसरे दिन अभी जो फॉरेन सेक्रेटरी है, उनके पिताजी के सुब्रमण्यम बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट थे, रक्षा विशेषज्ञ थे, वो तो IAS भी थे। उन्होंने एक उस पे लिखे कि अगर ये PTI की स्टोरी अगर सच है तो भारत ने पार्लियामेंट में भी झूठ बोला, भारत ने अमेरिका को भी झूठ बोला, भारत ने किस किस को झूठ बोला कि वो इस तरह के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल पे, इस तरह के मिसाइल सिस्टम पे भारत काम कर रही है, हर वक्त छुपाती रही। अगर ये खबर सच है तो भारत ने इन लोगों को गुमराह किया था। इस लेवल पे फिर जब आपने मैं जब ये स्टोरी की, जब मैंने वो पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि बेवकूफ़ी है, और इतनी बड़ी खबर मैंने कर दी। वो एक स्टोरी थी। मैं नेपाल गया था। नेपाल में सब लोग मुझे जो जानते हैं वो जानते हैं कि मैं माओवाद पे काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ या जानकारी रखता हूँ। दरअसल बात ये थी कि मैं एक रीजनल सेंटर पर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, श्रीलंका की एक सामरिक संस्थान है, मैं उसका भी स्टूडेंट रह चुका हूँ। अब हम लोग गए थे जातीय संघ के, यूनाइटेड नेशंस के एक कार्यक्रम में। उस दौरान मुझे पहली बार पता चला माओवादी क्या करते हैं। तो जब हम काठमांडू गए, अचानक देखे कि गाड़ियां जा रही है, मेरा ड्राइवर उतरा और दौड़ के भाग गया। हम बोले क्या हुआ करके। तो 23 सितंबर 2000 की बात होगी ये, अगर मैं सही डेट याद कर रहा हूँ तो उसी के आसपास होगी। अचानक देखे हमारे सामने माओवादी थे और माओवादी कह रहे थे कि संपूर्ण नेपाल में हड़ताल है, और वो सड़क पे नारा लगा के जा रहे थे और उनके पीछे नेपाल की आर्मी जा रही थी। नेपाल की आर्मी कहती थी हम अपने देश के लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, इसीलिए वो माओवादियों के ऊपर गोली नहीं चलाते थे, लेकिन वो भी साथ थे और ये आगे आगे जा रहे थे और पूरा बाजार, दुकान सब छोड़ के लोग भाग रहे थे। मैं बीच में खड़ा था। जैसे नज़दीक आए तो मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ सार्क कंट्री के और भी लोग थे, तो सब लोग डरे हुए थे। लेकिन मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम नेपाली माओवादी हैं तो हम तो भारतीय हैं, हमको क्या करेंगे। अब एक्चुअली हमको समझ नहीं था कि क्या दिक्कतें हैं। मैं वहीं पे था, अपने आप को देखा चारों तरफ, वो हम लोग को क्रॉस करके गए, दौड़ के जा रहे थे, नारा लगा रहे थे। वो मेरी माओवादियों से, उनका खौफ से पहली मुलाकात है। वहाँ माओवादी और यहाँ नक्सलवादी, वही है, बात तो एक ही है। तो मैं जब आया तो महज इत्तेफाक है, उसके वहाँ से आने के 1 महीने के बाद, मेरी सितंबर की बात थी, मैं आया। उसके बाद आने के बाद फिर मेरी रायपुर में पोस्टिंग हुई। मेरी जो मैं दिल्ली में था तो मेरी जो डोमेन थी वो थी बेसिकली स्ट्रेटेजी। मैं रणनीति पे और वेपनाइजेशन पे मैंने बहुत काम किया है। जैसे आपने बोला आपके बॉस के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया कि ये नहीं जा सकता है, ये है वो है, जो भी खबर को लेके, कभी ऐसा हुआ है कि जब आप डिफेंस में काम कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ में इतने अच्छे ओहदे पे काम कर रहे हैं तो कभी ऐसे फोन आए और भाई होता बहुत खबरें चला रहे हो, देख लिए जाओगे, ऐसा कुछ कभी हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन देखिए, मैं अगर एक बात कहूँ, 2 तरह की बातें हैं। आजकल एक फैशन है मुझे धमकाया गया बोलना या मुझे परेशान किया गया बोलना, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ओके, ये पार्ट ऑफ जर्नलिज्म में आजकल काउंट हो ही गया है ना, ये शुरू से ही है। हाँ। ये सबके साथ होता है। आप अगर अपने आप को क्या बोलो, अगर आप दिखाना चाहते हो कि आप बड़े पत्रकार हो तो आप बोलो मुझे फलाना ने धमकाया, ठीक है, मैं क्यों बोलूं कौन कौन धमकाए। मतलब ये रियलिटी है, ये झेलना पड़ता है। नहीं, झेलना नहीं पड़ता। देखिए, सत्ता की अपनी तासीर होती है। जो संगठन है उनकी अपनी तासीर है। अगर इंडस्ट्री, अगर कोई ट्रेड यूनियन है, आप उम्मीद करो वो नारा ना लगाए तो काहे का ट्रेड यूनियन है। अगर फौज है गोली ना चलाए तो फौज किस लिए है भाई, उनको उसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है। तो सत्ता की अपनी तासीर है, मेरी अपनी है। मैं एक चीज कहता हूँ, मेरी इतनी साल की पत्रकारिता में मैं एक चीज कहूँगा कि
आज तक मेरी एक भी खबर झूठ नहीं निकली। ये घमंड से नहीं कह रहा हूँ मैं कहता हूँ आपको ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में आप देश दुनिया बदल दोगे, ये सब कहानी होती है। पत्रकारिता अगर हम जो चीज़ दिखाते हैं ये स्लो पॉइजन है, ये साइनाइड नहीं है कि आप सीधा खाए और आदमी मर जाए, ऐसा नहीं होता, वो रेयर है। हम व्यवस्था को अगर बदलने की बात करते हैं तो लोगों को हम जागरूक करते हैं, हम सत्ता नहीं है, हम उनको बोलते हैं। हो सकता है बड़े का सोच अच्छा है, जो नीचे में उसको क्रियान्वयन कर रहा है वो गड़बड़ कर रहा हो, तो हर एक के लिए हम तो बड़ों को नहीं मानते ना दोषी। और ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये बतौर पत्रकार इसमें मैं दर्शकों को ऐड करना चाहूँगी कि भाई आपने एक प्रतिष्ठित पत्रकार से सुन लिया है जिनका एक्सपीरियंस शायद मेरी उम्र से भी ज़्यादा है, तो इस चीज़ को लेके हमको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सबके साथ होता है। जब ये चीज़ हो तो आप मानते चलिएगा कि आपकी खबरें असर कर रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बात सही बिल्कुल है, बिल्कुल है, आप सही रास्ते पे जा रहे हो। जो मुख्यमंत्री बनेगा या जो मंत्री बनेगा या जो अधिकारी बनेगा, वो अपने कुर्सी को बचाने के लिए 5 काम करेगा। दूसरी बात है, ये कहीं लिखा है क्या कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जाके फलाना को निपटा दो? नहीं बोलता। ये अंग्रेजी में एक शब्द है, मोर लॉयल देन द किंग। राजा से भी ज्यादा राज्य को प्यार करने वाले लोग होते हैं जो अति उत्साह में कुछ काम ऐसे कर देते हैं जो मुखिया के थप्पा लग जाता है। दूसरी बात है, आप किसी को खुश करने के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। मैं अगर माओवाद में झिरम गया तो मैं किसी को विरोध या किसी को सपोर्ट करने थोड़ी गया था, मैं वस्तुतः समझने गया था। तो अगर उसमें मुझे कोई चीज दिखी, अब मैं उसको रिपोर्टिंग में लाया, तो मैं किसी को व्यक्तिगत थोड़ी विरोध कर रहा हूँ। हाँ, एक बात और भी है, अक्सर हम क्या करते हैं पत्रकारिता में, हम व्यक्तिगत हो जाते हैं। मेरे करियर में मैं कभी व्यक्ति को नहीं, उसके काम को, प्रोफेशनली जो वो काम कर रहा है, मैं उस पर टिप्पणी करने का रखता हूँ अधिकार। तो मैं इसी पे आपको रोक के एक चीज पूछूंगी। ये बार बार एलिगेशंस लगते रहते हैं मीडिया पे। आजकल पिछले 2014 से तो हम बार बार देख रहे हैं, गोदी मीडिया, नेशनल में कई बार ऐसे एलिगेशंस लगते हैं मीडिया पे। इस पे क्या कहेंगे आप? जब अस्थमा की मौत नहीं हो रही थी या युद्ध हार रहे थे, तब भी ये कहा गया था, नरे व गुंजरे, हाथी हो या इंसान हो, अस्थमा तो मर गया है। तो तब भी ये थी और आज भी यही है। तो तब भी एलिगेशंस मीडिया पे थे। मीडिया की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, देखिए सिस्टम पे हर किस्म के लोग होते हैं जी। ये हमारी नजरिया है देखने की। आप कह सकते हैं क्या कि आज के डेट में राफेल पे देश पे बात नहीं हो रही है? हो रही है, राफेल पे बात हो रही है। अब कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, सब पे बात हो रही है। तो क्यों कहेंगे कि चंद लोग कब्जा कर लिए? दोनों तरफ के लोग हैं ये। आप दूसरी तरफ से, आपके पास टेलीविजन है। मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ, मेरा प्रोग्राम पसंद नहीं है, आपके हाथ में रिमोट है, चैनल बदल दीजिए। मैं मजबूर हो जाऊंगा सही खबर दिखाने के लिए। आखिर में कार्यक्रम में चलते चलते आपके वो 5 सूत्र जो आज के युवा पत्रकारों को देना चाहें। पॉइंट नंबर 1, सत्य का कोई विकल्प नहीं है। खबर गढ़ेंगे तो फंसेंगे। और बड़ी बात है, आप व्यक्ति की प्रोफेशनल कैपेसिटी पे उस पे कमेंट करने का कोशिश करिए। व्यक्तिगत जिंदगी पे ताक झाक करेंगे, वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। और बड़ी बात है, खुद घटना पे जाइए, घटना स्थल पे जाइए, चीजों को महसूस करिए। ये व्हाट्सएप से मंगा लेने से या फोन पे बात कर लेने से ये पत्रकारिता कभी नहीं हो सकता। पत्रकार को घटना स्थल पे होना चाहिए, खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या स्थिति है। आप जब तक महसूस नहीं करेंगे दूसरों के दुख दर्द को, जब तक आप महसूस नहीं करेंगे सच्चाई की कितने दूर है या करीब है, आप जब तक खुद महसूस नहीं करेंगे आप व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं कि लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी बात है, सत्य के साथ रहिए। खबरें गढ़ेंगे तो फिर फंसेंगे जरूर। तो
आज के हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स टॉक में अभी तक हमारे साथ थे होता सर, प्रकाश चंद्र होता जी कई राष्ट्रीय और प्रादेशिक पुरस्कारों के धनी हैं। इनकी पत्रकारिता जिन्होंने अपनी पत्रकारिता के बारे में अभी हमसे बहुत कम चीज़ें शेयर की हैं, क्योंकि पर्सनली जब मैं इनसे बात करती हूँ, इनके साथ बैठती हूँ, तो मुझे उतना ज्ञान मिलता है जिसको मैं अभी आपके सामने आधे घंटे या 1 घंटे के शो में नहीं बता सकती। इन्होंने ज़रूर हमसे इनसे बात करके उन सारी चीज़ों को आपके सामने लाने की कोशिश की है, बट ये इतना काफ़ी नहीं है। अगले अंक में ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।